हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ ऑफ टीचिंग, कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर मेथड के बारे में डिस्कशन किया था और अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए प्रशिक्षण देता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो क्या करता है, जो आपकी समस्या है आपके सामने एक समस्या को प्रस्तुत करता है। ठीक, और विद्यार्थी क्या करता है, जो नियम उसे आते हैं, जो सीखे हुए नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनकी सहायता से जो प्रॉब्लम टीचर ने दी है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है या सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है जैसे मैथ्स होती है ना, अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति है, इसमें समस्याओं के माध्यम से ही अध्यापन किया जाता है। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो एक एक प्रॉब्लम, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता जाता है और उसका एक एक सॉल्यूशन धीरे धीरे करके कराता जाता है टीचर, या आप करते जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक, क्योंकि हर क्वेश्चन उसमें अलग होता है, कोई क्वेश्चन पहले जैसा नहीं होता है, तो प्रत्येक समस्या जो होती है वो नवीन होती है। तो इसके कारण विद्यार्थियों को उनको सॉल्व करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है, प्रेरणा मिलती रहती है। तो इस विधि की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनमें नवीनता या उनकी निर्माण करने की क्षमता, एक जो प्रॉब्लम टीचर स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत कर रहा है वो प्रॉब्लम कितनी नई है और उसकी जो निर्माण करने की क्षमता है वो किस प्रकार की है, तो उस पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा नई नई प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें निर्माण करने की जो क्षमता होगी, उसका सॉल्यूशन छात्र किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो जो कुशल अध्यापक है वो माना जाएगा जो स्वयं तथ्यों का संकलन करके, जो फैक्ट्स हैं उनका संकलन करके, विद्यार्थियों की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए समस्याओं का निर्माण करेगा, प्रॉब्लम्स का फॉर्मुलेशन करेगा, ठीक है, और कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करेगा आपको हल करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो पता चलेंगी कि आप उनके सॉल्यूशन के लिए कितना एफर्ट करते हैं और आपका इंटरेस्ट कितना है और आप कितने योग्य हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिस मैथड शुड बी प्लेस्ड इन क्लियर टर्म्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट एंड देयर लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। जो आपके पूर्व अनुभव होते हैं, जितना नॉलेज आपको है, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, उन सारी चीज़ों के द्वारा आप जो प्रॉब्लम दी गई है टीचर के द्वारा उसको हल करने का प्रयास करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टीचर स्टूडेंट सिंथेसिस और एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टू बी रीच। वो आप क्या कर देंगे, आप टीचर की सहायता से जो प्रॉब्लम्स है, जो फैक्ट्स है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके सॉल्यूशन तक आप पहुँचेंगे। ठीक, तो प्रत्येक समस्या जब आप हल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आप हल करेंगे, तो उसका जब आप हल कर लेंगे, है ना, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक, और वो आपका एक्सपीरियंस आपकी जो अगली प्रॉब्लम होंगी उनको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप करेगा, जिससे आप अगली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन विधि क्या है। अब ये विधि ये कहती है कि इसके कुछ स्टेप्स भी हैं। क्या स्टेप्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, है ना। अब सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का ये मतलब है कि हमने आपको यही बताया ना कि प्रॉब्लम भी इस तरीके की होनी चाहिए जो नई हो, जिसमें कुछ ऐसे टास्क हों, है ना, जिनसे आप कुछ नया सीखें, आपके अंदर उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो कि आप नई नई प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएँ और उनका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ठीक, तो वो चीज़ हो गई कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, यानी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक को एक ऐसी समस्या लानी चाहिए जो नई हो, ठीक है, उसमें एक टास्क हो एक तरीके का, और बच्चों को इतना समय दें कि जो बच्चे हैं वो उसको भली भांति उसको एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ठीक है, इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो समस्या है उसका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण किस तरीके का होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एग्रीग्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जो जितने फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। हाइपोथेसिस क्या है, जो परिकल्पना, आप इसका एक जो सॉल्यूशन आप सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक हाइपोथेसिस आप बना लेते हैं, एक परिकल्पना आप निर्मित कर लेते हैं
हैं कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या तो इस तरीके से हो सकता है, या तो ये फैक्ट लग सकता है, या तो एक जो संभावित उत्तर आप अपने मन में बना लेते हैं, एक संभावित उत्तर जो आप सोच लेते हैं, वो हो गई हाइपोथेसिस। रीच ऑन कंक्लूजन, उसके बाद अब कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, उसके बाद उसका जो असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ड्राफ्टिंग वर्क होता है ना। तो पहले आपको आपके सामने सिलेक्शन होना चाहिए प्रॉब्लम का, वो प्रेजेंटेशन, जो सारे फैक्ट्स हैं उनका एनालिसिस आप करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, तब आप कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो असेसमेंट वर्क होगा वो किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या वर्क किया जाएगा, ड्राफ्टिंग वर्क, यानी समस्या जब हल हो जाएगी तो आप उसको जांच कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं, जो त्रुटियां हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ नियम भी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, दोनों चीज़ें देख लेंगे। स्टूडेंट लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, आप स्वयं से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग की पावर डेवलप होगी, आप चीज़ों को जनरलाइज कर पाएंगे अपने पूर्व एक्सपीरियंसेस के आधार पर, आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा असेसमेंट एंड कंक्लूजन्स आर फैमिलियर विद द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होगा उससे वही सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फैमिलियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो चीज़ें आपने खुद सीखी, ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को करना सीख जाएंगे, आप नए फैक्ट्स के साथ ओल्ड फैक्ट्स को जोड़ना सीख जाएंगे, ठीक। एक मोटिवेशनल मेथड है, आप मोटिवेट होंगे आप खुद से करने के लिए, है ना। लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है, आपके सामने प्रॉब्लम प्रस्तुत कर दी गई, आपने उसको करा और करके आपने उसको सीख लिया, तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो गया। अब इसके कुछ नियम भी हैं, नियम क्या हैं, कुछ नियम हैं वो भी आप सुन लीजिए कि क्या क्या नियम होते हैं। कि समस्या जो है उसमें निहित सामाजिक परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई उपस्थित ना हो, यहाँ पर शायद मैंने दिया हुआ है, हाँ। तो जो समस्या में निहित सामाजिक परिस्थिति है वो ऐसी हो जिससे विद्यार्थी समझने में कठिनाई ना हो, ठीक। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए तथा जो उसमें फैक्ट्स हैं उनसे जो बालक हों वो अपरिचित हो, तभी तो उनको सॉल्व करेंगे, तभी तो वो मोटिवेशन मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए, तभी तो वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको जोड़ेंगे। समस्या की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आएगी तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। समस्या में क्या ज्ञात करना है ये भी क्लियर होना चाहिए, अगर आपको समस्या दी गई आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें निकालना क्या है। समस्याओं का निर्माण करते समय बालक की आयु और रुचि का भी टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। समस्या को हल करने की विधि विद्यार्थियों को स्पष्ट होनी चाहिए जिससे वे उसका हल करने में दक्षता के साथ प्रयोग कर सकें। समस्या को स्पष्ट करने के लिए यदि किसी चित्र, संकेत या सारणी की आवश्यकता है तो उन्हें वो भी समस्या के साथ दे देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद समस्या के जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार के हों कि बालक उनके साथ आवश्यक क्रियाएं कर सके। अध्यापक को स्वयं को समस्या के निर्माण प्रक्रिया में दक्ष होना चाहिए जिससे वह आवश्यकता अनुसार नवीन समस्या का निर्माण कर सके। यदि समस्या बहुत लंबी हो गई तो उसके भी 2-3 भाग कर लेना चाहिए ताकि बालक उसको आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सके। समस्या जो है वो लपेट श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत की जाए जिससे विद्यार्थी हल ज्ञात करते समय समस्या को पढ़ सकें तथा कक्षा का श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड अध्यापक स्वयं हल को स्पष्ट करने के लिए काम में ला सकता है। रंगीन चौक आदि के समुचित प्रयोग द्वारा समस्या के विशिष्ट पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। जब भी कोई नवीन उपविषय पढ़ाया जाए तो उसे जो आवश्यक जीवन पर आधारित समस्याओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। जब हम उसको आपकी रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। समस्या को कक्षा में ज़बानी ना प्रस्तुत किया जाए, ओरली ना इस तरीके से बता दिया जाए। समस्या का हल करने के पश्चात विद्यार्थी इस बात की भी जांच करें कि दी गई परिस्थिति में क्या यह उत्तर तर्कसंगत है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक। इसके बाद इसके जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बता ही दिया है कि आप संभावित हल खोज के उसकी गणना करेंगे, उसके बाद लास्ट में असेसमेंट करेंगे। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, तो मेरिट्स ये हैं कि समस्या के द्वारा विद्यार्थी जो है वो जीवन से संबंधित परिस्थितियों को सही जानकारी मिल सकती है, ठीक। विद्यार्थियों में समस्या का विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, वो एनालिसिस करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स को फैक्ट्स में भेद कर पाते हैं कि कौन से फैक्ट्स आवश्यक हैं कौन से अनावश्यक हैं। उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का डेवलपमेंट होता है, ठीक। समस्या से जूझने की, उसको सॉल्व करने की एक आदत बन जाती है। सही चिंतन, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक लॉजिकल थिंकिंग
आपके दिमाग में आ जाती है। कह सकते हैं कि आप जो अपने कॉन्क्रीट अभी प्याजे की थ्योरी आपको पढ़ा देंगे, तो प्याजे की थ्योरी में जो कॉन्क्रीट लेवल की बात हो रही थी उसमें यही कहा गया कि आप जो इस लेवल तक आ जाएंगे कि आप लॉजिकल थिंकिंग करने लगेंगे। ये विधि उच्च गणित के अध्ययन में सहायक होगी, है ना। मैथ में ज़्यादातर मैथ्स में ये चीज़ें प्रयोग की जाती, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है वो यूनिक होता है और पिछले क्वेश्चन से अलग होता है। ठीक, अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जीवन पर आधारित समस्याओं का निर्माण प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम इस तरीके की बना पाए टीचर कि वो आपके जीवन के पर ही आधारित हो। तो जीवन पर आधारित समस्याओं का निर्माण करना भी कठिन काम है, तो वो अध्यापक के लिए बहुत मुश्किल होता है। पुस्तकों में अधिकांशतः जो होती हैं वो परंपरागत समस्याओं का ही संकलन होता है ना। अब आपने एक बार अगर कोई बुक सॉल्व कर ली है मैथ्स की, तो आपने अगर सारे पैटर्न सीख लिए हैं, तो फिर आप दोबारा देखेंगे तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। तो अधिकांशतः क्या होता है, नई समस्याएं कम मिल पाती हैं, जो ट्रेडिशनल जो पुरानी चल रही हैं वही हमारे सामने आती रहती हैं। कभी कभी समस्याओं को भाषा की अधिक कठिनाई और लंबी होती है, जो बालकों के लिए कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। कई बार ये भी होता है कि जो समस्याएं होती हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी टफ़ होती है, या इतने लंबे सेंटेंसेस होते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है वही नहीं समझ में आती है। जीवन की परिस्थितियों में इतनी तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं कि सही तथ्यों का संकलन कर पाना ही संभव नहीं है। जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर पाना ही संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। बीजगणित एवं ज्यामिति में ऐसे अनेक उपविषय हैं जिसमें जीवन से संबंधित समस्याओं का निर्माण करना संभव नहीं होता है। ठीक, तो इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना टफ कोई मेथड था नहीं, कि यहाँ पर टीचर क्या करता है, आपके सामने आपकी लाइफ से जुड़े ऐसे फैक्ट्स प्रस्तुत करता है जिनका सॉल्यूशन आप स्वयं निकालने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर। अपना जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर आप नए ज्ञान को जोड़ते हैं और समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आप स्वयं से समस्या को सॉल्व करने के लिए जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं कि आप समस्या को, कभी भी आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यही प्रयोग होता है कि आप किस तरीके से अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम बन जाते हैं, सक्षम हो पाते हैं। कुछ और भी हैं, इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन दिस मेथड, कन्फ्यूजन कुड बी रॉन्ग कंक्लूजन। नहीं पता चलता है कई बार कि कंक्लूज़न जो निकला है वो सही है गलत है, कन्फ्यूज़न रहती है। रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो टीचर हो वो क्या हो, कुशलता दक्ष हो। ठीक, नॉट यूज़फुल इन स्मॉल क्लास, जो स्मॉल क्लासेस होती हैं ज़्यादातर वहाँ पर टीचर को खुद ही से सारी चीज़ें बतानी होती हैं। वहाँ पर बच्चा अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर नए कंटेक्स्ट को नहीं जोड़ पाता है, चीज़ें नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये भी कुछ डीमेरिट्स हो गए इसके। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई, मेरिट्स भी हो गए, इसके जो रूल्स थे वो भी हो गए, जो स्टेप्स थे वो भी हो गए। तो आई होप आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।